this video is useful for those aspirants, those candidates who are about to appear in CAPF ASHI 2023 interview. See, once you go to board wants certain aspects, certain things from you. And based on those criteria, interview board awards you marks. आप कुछ कैंडिडेट्स को देखते हो कि 45 मार्क्स मिला, तो कुछ को देख रहे हो अभी 130 मार्क्स मिला। ये लास्ट 2022 की बात ये कर रहा हूं कि मैक्सिमम 130 भी मिला तो मिनिमम आपका 45 भी मिला। तो ये जो कुछ क्राइटेरिया हैं, कुछ जो पॉइंट्स हैं, उस पर जो है इंटरव्यू बोर्ड आपको चाहती है कि उस क्राइटेरिया में आप फुलफिल करो। अभी आपने यदि 26 ऑफ जनवरी, जो 26 जनवरी को यानी कि एस्टरडे आपने देखा होगा जो कर्तव्य पथ, इनिशियली मींस प्रीवियसली नोन एज राजपथ, अब जो कर्तव्य पथ पे है उस पे देखना जो बंदे जो भी आपके वो दस्ते जो होते हैं किसी भी आपके फोर्स के, अपने फोर्स के, ये 5 पार्टिसिपेटिंग फोर्स है, इसके सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, ये सब का जो मार्चिंग कंटिजेंट होता है या फिर और अदर जो होते हैं, तो कितने आप देख रहे हो कि प्रॉपर तरीका से चलते हैं, सबकी ड्रेसिंग, सबके जो मार्चिंग है, तो क्या है वो बहुत अच्छा ब्यूटीफुल लगता है। फोर्स में एक चीज सबसे जो जरूरी होता है आपका टर्नआउट, जो आपका ड्रेसिंग है प्रॉपर ये होना चाहिए। देखो कुछ एक जो जगह होता है कि जैसे आप नॉर्मल में जो सिविलियन पोस्ट में जाते हो तो वहाँ ठीक है, मतलब चीजें चलती है, लेकिन जब फोर्स में आप जाते हो तो वहाँ डिसिप्लिन और ये सारे क्राइटेरिया जो है वो मायने रखती है। तो कुछ एक जो चीजें हैं उस पर आपको बोर्ड में जाने के पहले आपको ध्यान देने की जरूरत है। यूपीएससी नेवर ये डिस्ट्रीब्यूट मार्क्स ऑन डिफरेंट क्राइटेरिया, वो आपके उनके अनटोल्ड ये चीजें हैं कि इन चीजों पे जज करते हैं, लेकिन किस कंपोनेंट के कितने मार्क्स हैं वो आपको नहीं बताया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप एनसीसी में होते हो, एनसीसी सपोज जिनके पास है, ठीक है, तो एनसीसी क्या ये बोला जाता है ना कि एनसीसी में मार्क्स आपको दिए जाएंगे कुछ चीजें, लेकिन कितने दिए जाएंगे ये तो आपको नहीं बताया जाता है, ये तो आपको नहीं ये किया जाता है। लेकिन लॉट ऑफ टाइम देखोगे ना कि एनसीसी वाले जो हैं वो उनको बहुत कम मार्क्स मिल रहा है, विदाउट एनसीसी वाले को ज्यादा। तो इस वजह से एनसीसी में आपको मार्क्स मिलेगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो गारंटी है, उसके कोई फिक्स कंपोनेंट नहीं वो दिए हुए हैं कि आपको इतने मार्क्स मिलेंगे, बट स्टिल देयर आर सर्टेन थिंग्स। तो कुछ जो जो मेजर डायमेंशंस है जो बोर्ड देखते हैं, हाउएवर जो यूपीएससी लिखे हुई है उस पर भी हम कमिंग डेज में उस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन जो नॉर्मल चीजें आपसे खोजती है, एक आपका पर्सनालिटी, पर्सनालिटी एंड टर्नआउट। ओके, तो फर्स्ट यदि हम ग्रुप में रखें तो पर्सनालिटी एंड टर्नआउट। पर्सनालिटी का मतलब ये है कि आपका जो बैठते हो, सपोज जब आप उनको ग्रीट करते हो, जब आप रिप्लाई ये करते हो, तो आपकी पर्सनालिटी में झलकना चाहिए, दिखना चाहिए कि यस ये बंदा जो है वो असिस्टेंट कमांडेंट के पोस्ट के लिए है। देखो सो आप सिविलियन जॉब में बहुत सारे में जाते हो, आपका भी जो डेफिनेशन के अनुसार अभी जो है चल रहा है, मतलब जो कोर्ट ने कहा है कि भाई ये आर्म फोर्सेस के पार्ट हैं एक तरह से देखा जाए तो, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट है वो आपको सिविलियन के तौर पर ही ट्रीट करती है। लेकिन आप इस जॉब में जब जाते हो तो आपका सर्टेन फिजिक रिक्वायरमेंट होता है। आप मेल हो तो आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर या उससे एबव होना चाहिए, फीमेल है तो 157 सेंटीमीटर या उससे एबव होना चाहिए। आपका हाइट, वेट, सारी चीजें मायने रखता है। अब मान के चलो कि जस्ट इमेजिन करो कि क्यों यहाँ ये पर्सनालिटी और बहुत सारी चीज मायने रखता है। किसी का वजन सपोज करो 90 kg है होना, जबकि चाहिए आपका 60 kg, तो एक तरह से ये आप फिजिकल मेडिकल में बाहर हो जाओगे। लेकिन फिजिकल मेडिकल आप क्लियर करने के बाद फिर आपने बॉडी वेट बहुत ज्यादा बढ़ा लिया, तो ये बहुत बार जो आपका निगेटिव टर्म में जाता है। तो सारी चीजें आपका पहले मेंशन्ड है। अब वो लगेगा ना कि मैंने सारा क्वेश्चन सही दिया, लेकिन क्यों? अब आपका पर्सनालिटी फिट आप नहीं दिख रहे हो, ये मायने रखता है, क्योंकि आप जब फोर्स में जा रहे हो इस चीज को कभी आप, बहुत लोग कैंडिडेट्स ध्यान नहीं देते हैं। ये कुछ चीजों में कुछ कैंडिडेट्स का मैंने ऑब्जर्व किया कि ये कैंडिडेट अच्छे थे, इसके बाद तो कभी कुछ कैंडिडेट के ये सबका वन चीजें मायने नहीं रखता, लेकिन ये भी मायने रखता कि आपका वो पर्सनालिटी, वो चेहरे में जो होना चाहिए, सेविंग वगैरह प्रॉपर, आप ये ऑब्वियसली मेल कैंडिडेट्स के लिए है
तो आपका सेविंग्स वगैरह प्रॉपर ये किए हुए हो, क्योंकि फोर्स में आपकी रिक्वायरमेंट होती है। तो जो पर्सनालिटी और टर्नआउट, आप जिस ढंग से ग्रीट करते हो, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, कुछ एक कैंडिडेट्स होते हैं जिनको इन चीजों का अभ्यास नहीं होता है। जैसे आप एनसीसी वगैरह में जो किए हुए हो, तो उनको सारी चीजें पता है, किस ढंग से हमको बैठना है, किस ढंग से हमको ग्रीट करना है, ये सारी चीजें सिखाई जाती, या कुछ एक स्कूल में भी सिखाए जाते हैं। लेकिन बहुत ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिन्होंने उन चीजों को नहीं देखा, कभी ना मॉक इंटरव्यू अटेंड किया, ना प्रॉपर तरीका से, तो समटाइम दिक्कत होता है। तो एक पर्सनालिटी आपका जो होना चाहिए, पर्सनालिटी की एक लगना चाहिए, हाँ, कि मैं फोर्स के लिए, मैं कमांडर बनने के लिए हूँ। और टर्नआउट, आपका ड्रेस जो होना चाहिए नीट एंड क्लीन, प्रॉपर होना चाहिए। फिर आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल जो है वो मायने रखता है। कम्युनिकेशन स्किल्स देखो, कुछ कैंडिडेट्स हैं जो हिंदी माध्यम के हैं, हिंदी मीडियम के हैं, और कुछ कैंडिडेट्स जो है इंग्लिश मीडियम में। वट एवर मीडियम यू आर फीलिंग कंफर्टेबल, रिप्लाई इन दैट। आपको उस जो मीडियम में आपको वर्क करना है, जिस मीडियम में हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट जो है वो इंग्लिश है, तो आपको ऑलवेज बी रेडी फॉर रिप्लाइंग इन इंग्लिश। किसी भी पर्सन का एन नंबर ऑफ पर्सन देखो, हर पर्सन के जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट लेवल के होते हैं। कुछ स्पीकर्स होते हैं, क्या है वो अपने यूजर्स को बांध करके रखते हैं, जो अपने ऑडियंस है, यूजर्स उसको नहीं कह सकते, आई एम सॉरी, ऑडियंस को बांध करके रखते हैं। और कुछ होते हैं कि ठीक है, अब माई ऑन, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कहता हूँ, मेरी कम्युनिकेशन स्किल उतनी अच्छी नहीं है, स्टिल जो इन्फॉर्मेशन मैं डिलीवर करना चाहता हूँ वो कर रहा हूँ। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जिनके कम्युनिकेशन स्किल्स इतने अच्छे लगते हैं कि वो अट्रैक्टिव होता है। आई नो देर आर सर्टेन शॉर्ट कमिंग्स इन ऑल द कैंडिडेट्स इन वन एस्पेक्ट्स और अदर, बट यू शुड बी कंफर्टेबल। जब आप कम्युनिकेट करते हो, इफ यू आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश, देन reply in English. If you are not comfortable in that and you are knowing Hindi well, then you have to do. Now, for many candidates, they are neither comfortable in English or nor comfortable in Hindi. Then there will be problem, certain problem. So obviously इसके भी एक कंपोनेंट होते हैं, तो कम्युनिकेशन स्किल्स। और ये कम्युनिकेशन स्किल्स में क्या है, मोर एंड मोर प्रैक्टिस आप जितना करते हो, द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर इट इज। ठीक है। नेक्स्ट फिर होता है एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड। ओके, एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड। एप्टीट्यूड एक तरह से क्या है कि नेचुरल एबिलिटी टू सोल्व एनी प्रॉब्लम। ये जो होता है नेचुरल एबिलिटी होता है किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने का। इसी वजह से देखोगे कि एप्टीट्यूड टेस्ट ये कहा जाता है, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट सपोज है, या जो आपका सीसैट बोला जाता है, ठीक है ना। तो एप्टीट्यूड वो एक तरह से जो प्रॉब्लम्स दिए जा रहे हैं आपको, उसको किस ढंग से सोल्व कर रहे हो। अब वहां आपको तो मैथ का कम्प्लेक्स प्रॉब्लम नहीं दे देते हैं, लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम आपको दिए, उसके सॉल्यूशंस किस ढंग से प्रेजेंट करते हो। और एटीट्यूड ये होता है किसी चीज को देखने का नजरिया, कि हम किसी चीज को कैसे देख रहे हैं। यदि कोई फीमेल है, यदि कोई डाउन ट्रोडन सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, तो उसके प्रति हमारा क्या नजरिया है। तो ये एप्टीट्यूड एटीट्यूड होता है। तो एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड ये दोनों देखा जाता है। समटाइम होते हैं कुछ कैंडिडेट्स कि वो फ्लो में ऐसी चीजें निकल जाती है जो आपको नहीं बोलना चाहिए, जो आपको नहीं करना चाहिए। तो ये एप्टीट्यूड आपका देखा जाता है, और एटीट्यूड ये देखा जाता है। फिर आपका सब्जेक्ट नॉलेज। सब्जेक्ट नॉलेज का मतलब ये है कि सपोज आपने बोला कि हम ये ग्रेजुएशन किसी सब्जेक्ट में किए हुए हैं, और आप रिसेंट के ग्रेजुएट हो, आप ग्रेजुएट किसी सब्जेक्ट में या पोस्ट ग्रेजुएट हो, तो आपका उस सब्जेक्ट के प्रति नॉलेज होना चाहिए। या किसी भी सब्जेक्ट से सपोज आपने बोला कि मैं सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे रहा हूँ या लिखा हूँ, जो भी है, तो उसमें यदि आपने कोई बताया ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो उसका बेसिक मिनिमम आपके पास नॉलेज होना चाहिए। अब डीपर नॉलेज नहीं चाहिए, लेकिन बेसिक मिनिमम नॉलेज आपका उस सब्जेक्ट का चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में। अब सपोज कभी कम्युनिकेशन होते होते आपसे पूछा जाता है कि योर फेवरेट सब्जेक्ट। अब आपने किसी फेवरेट सब्जेक्ट को बोल दिया, और अब आप उसके रिप्लाई नहीं कर रहे हो उस सब्जेक्ट के बारे में, तो वो थोड़ा सा निगेटिव जाता है। तो यदि आपने किसी सब्जेक्ट के बारे में बोला है, तो आपके पास बेसिक मिनिमम नॉलेज होना चाहिए। फिर आपका जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस का मतलब है, जनरल अवेयरनेस का दायरा जो है बहुत बड़ा है। आपके आसपास की जो भी चीजें हो रही है, जो भी घटनाएं हो रही है इन एंड अराउंड कंट्री या वर्ल्ड ओवर ग्लोबल में, आज के डेट में इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है। अब एक टाइम था ना कि मान के चलो न्यूज़पेपर एक मीडियम था न्यूज का। कुछ ऐसे जगह हैं कि पता चला कि आज का न्यूज़पेपर 3 डेज बाद पहुंच रहा है, लेकिन आज
एक्सेप्शंस कुछ एरिया हैं जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी और ये सब की प्रॉब्लम है। अदरवाइज आपके पास जो है न्यूज एट इंस्टेंट, एट द क्लिक ऑफ माउथ न्यूज आपके पास पहुंचता है। तो आपके पास अवेयर होना चाहिए। अभी जैसे सपोज करो कि जो रिपब्लिक डे परेड पे जो चीफ गेस्ट कौन थे हमारे, इमैनुअल मैक्रोन थे, वो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। इसके पहले देखा जाए तो इसी ईयर में जो बोला गया था, एक तरह से इनवाइट किया गया था जो बाइडेन को, लेकिन जो बाइडेन इस ईयर में फिर से 24 में इलेक्शन होने वाला है यूएस में, तो वो नहीं आए। ठीक है। इसके पहले 23 में देखोगे कि इजिप्ट के प्रेसिडेंट आए। तो जब एक तरह से ना कोई भी किसी भी कंट्री को आप एज के उनके डिग्निटरी को आप चीफ गेस्ट बनाते हो, तो उसका कुछ ना कुछ मकसद होता है। आप उस कंट्री से रिलेशन अच्छा बनाना चाहते हो या रखना चाहते हो। ऐसा नहीं है कि इसके पहले फ्रांस के जो हेड ऑफ स्टेट और लीडर हैं वो मल्टीपल टाइम और पहले भी आ चुके हैं, लेकिन फिर से आपने बुलाया, तो ये हमारा अवेयरनेस होना चाहिए। ठीक है। फिर जैसे अभी राम मंदिर अभी चर्चा में रहा, तो ऑब्वियसली ये चूंकि इस ईयर की घटना है आपका, इस ईयर में फिर अभी जो इलेक्शन के इवॉल्विंग चीजें होंगी, इस ईयर में इलेक्शन होना है, तो बहुत सारी चीजें जो अवेयरनेस ये है। फिर आपका है मेंटल अलर्टनेस। मेंटल अलर्टनेस का मतलब है कि आप किसी भी चीज को, कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो बार बार आप ये नहीं कर सकते हो सॉरी एक्सक्यूज मी ये। हाँ, एक आध क्वेश्चन में हो सकता है जहां आप नहीं सुन पाए, नहीं समझ पाए या उस चीज को। तो मेंटल अलर्टनेस का मतलब है कि आप उस मोमेंट में हो, उस सिचुएशन को देख रहे हो, उस ऑब्जर्वेशन को, चीजों को कर रहे हो। फिर आपको किसी चीज में केस स्टडीज दे देते हैं, तो उसमें किस ढंग से आपको रिस्पॉन्ड करते हो। कोई सिचुएशनल चीजों को दे दिए, तो उन सिचुएशंस को कैसे हैंडल करते हो। तो ये सारे, और या फिर कुछ मिसलेनियस होता है। मिसलेनियस में है कि ठीक है, कभी रैंडम कुछ ऐसे टॉपिक्स दिए जिसमें वो भी एक तरह से जो बोर्ड मेंबर्स हैं या चेयरपर्सन है, चेयरमैन हैं, वो भी हंस रहे हैं, आपको भी लाइट मोमेंट उन्होंने शेयर करने दिया। तो किसी उन सिचुएशनल को भी किस ढंग से हैंडल करते हो। एक चीज ध्यान रखो कि एवरेज एवरेज जो होता है, आपने यदि एवरेज परफॉर्म किया है तो आज के डेट में 90 आपको मिलना चाहिए। एवरेज भी आपने परफॉर्म किया है, 90 से कम मिलता है तो डेफिनेटली है ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है। जब आप मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करते हो, मैंने एक्सेप्शन, हर बार ऐसे कैंडिडेट होते हैं, एवरी टाइम कुछ एक दो कैंडिडेट ऐसे हो जाते हैं जिन्हें एक्सेप्शनली खराब मिल जाता है। इंस्पाइट ऑफ, मैं समझता हूं कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले थे। ये एवरी टाइम होता है। अब फुल्ली रूप से समझना, मतलब देखो ये सारी चीजें क्या है ना, कि अब इसकी रिकॉर्डिंग भी नहीं है। ऐसा नहीं है ना कि उन्होंने जो बोर्ड में किया, जो उन्होंने रिप्लाई किया, उनसे जो क्वेश्चन पूछा गया, उसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास मिल जाए, या हम जैसे सपोज मॉक कर रहे हैं उसकी रिकॉर्डिंग है कि उसमें हमने देखा, असेस किया कि हाँ किस ढंग से आप परफॉर्म कर रहे हो, उसको हम फिर से देख सकते हैं। लेकिन जो इंटरव्यू बोर्ड में जो हो चुका, जो इंटरव्यू हो चुका, उसमें तो आप नहीं कर सकते हो ना। तो एक्सेप्शनली कभी कभी, मतलब एवरी टाइम ऐसा होता है। जैसे हमने बताया कि एक वो कैंडिडेट थे जो वन ऑफ द हाईएस्ट रिटर्न में लाने के बाद वन ऑफ द लोएस्ट उन्होंने पर्सनालिटी टेस्ट में लाया। आप 70 से बिलो पर्सनालिटी टेस्ट में ला रहे हो, तो दिक्कत तो है। लेकिन चलो सिलेक्शन हो गया, चूंकि रिटर्न में एक्सेप्शनली हाई ये था। अमन का हमने आपको बताया था कि अमन का 45 मार्क्स मिला था 2021 में। फिर उसके बाद उन्होंने मेहनत किया पर्सनालिटी टेस्ट पे, तो 22 वाले बैच में 102 मिला। तो इसी से सिलेक्शन हुआ। समझ सकते हो ना कितना डिफरेंस, डबल प्लस इन्होंने स्कोर किया। तो दे आर एक्सेप्शनल। तो 90 आपका बेंचमार्क होना चाहिए। आप जहां से भी असिस्टेंस मिले असिस्टेंस लो। और आज के डेट में जब 130, देखो पहले आप 22 वाले बैच के लिए मैं 120 प्लस ये बताता था, क्योंकि 21 वाले बैच में 120 हाईएस्ट मिला। उसके पहले देखो 113 मिल रहा था। तो यदि जो हाईएस्ट मार्क्स मिला है, तो हम एटलीस्ट उसको बेंचमार्क तो मान सकते हैं हाईएस्ट वाले में। हम ऑल के लिए बेंचमार्क नहीं, देखो हम एवरेज बेंचमार्क मानते हैं कि 90 आपका 90 प्लस आना चाहिए। 105 प्लस है, बहुत अच्छा आपका है। तो ये कोशिश करो जिस भी रेंज में आप पढ़ते हो उससे ऊपर आपको करने का कोशिश करना है। देर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट, इंप्रूवमेंट के ऑलवेज स्कोप होते हैं। आपको वर्क करना है, कंटिन्यूटी। लेकिन देखो 130, अब ये एक तरह से ना पीक पे हो सकता है किसी को 135 भी मिल जाए। 135 का मतलब 90% मार्क्स होता है। तो ये एक्सेप्शनल कैंडिडेट्स को ही मिलते हैं। बट आपको एस्पायर करना है तो कुछ कंपोनेंट्स जो देखना है, जैसे पर्सनालिटी, टर्नआउट, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स है, एप्टीट्यूड है, एटीट्यूड है,
सब्जेक्ट नॉलेज है जिसके बारे में आप बताते हो, जनरल अवेयरनेस है, मेंटल अलर्टनेस और सिचुएशनल वगैरह, तो इन चीज़ों पर ये करती है। और जितने आप चीज़ों को एक्सप्लोर करोगे, अपने आप को जितना एक्सप्लोर करोगे, जितना अपने आप को ओपन करोगे, जितना अपने आप को एक्सप्लोर करोगे, उतना आपको फायदा होगा। कुछ भी क्वेश्चन, क्यूरी, डाउट्स होता है तो आप मैसेज कर सकते हो इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 या टेलीग्राम नंबर 7404909669। जिनको भी इंटरव्यू गाइडेंस वगैरह चाहिए, दे आर मोस्ट वेलकम। ओके, थैंक यू।